हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच में डिफरेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। और अब हम सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करेंगे ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड। तो उसको समझने से पहले आप कंसेप्ट समझिए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड या एनर्जी बैंड इन द सॉलिड और क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले आप सबको नील बोहर की थ्योरी याद होगी। नील बोहर थ्योरी में क्या कहा जाता है कि एक आइसोलेटेड एटम में, इन ईच आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एन, ये वर्ड ध्यान रखिए, आइसोलेटेड एटम, सिंगल एटम, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्रीट एंड वेल डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो वेल डिफाइंड होगी, जिसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज हाइड्रोजन एटम के लिए आपने फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यानी कि N2 में एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड ऑर्बिट के अंदर एनर्जी जो है वो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गई। यानी कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स है। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा वो इस एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा होगा और वो अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि सर -13.6 से -3.4 के बीच का जो डिफरेंस है वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन और डायरेक्ट पॉइंट। बट इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल, अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो मतलब स्टूडेंट्स आगे जो क्रिस्टल्स होंगे, देखिए क्रिस्टल के अंदर एक एटम नहीं होता। इवन एक मोल अगर आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं तो उसके अंदर भी 6.023 × 10⁻23 पर्टिकुलर एटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के। तो जब एक क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे और क्रिस्टल बनने के लिए उन एटम्स को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा। सो दीज एटम्स व्हेन कम क्लोजर टू ईच अदर देन दे हैड डेवलप्ड सम न्यू इंटरैक्शंस। तो उनके अंदर कुछ न्यू इंटरैक्शंस डेवलप हो जाएंगे बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ नियर बाय एटम्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ नियर बाय एटम। तो लेट्स सपोज करिए हम एक सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। आपको बताया एक नेचुरली अकरिंग जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम। सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का मेंबर है और ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेंगे? जब कभी भी शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तब सिलिकॉन एटम्स कंबाइन करके सिलिकॉन क्रिस्टल बनाएंगे। तो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम अगर कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझे तो वहां पे ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं पुत्र। ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप होंगे तो यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अपने अपने सिलिकॉन के हैं, हर सिलिकॉन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, तो वो एक पर्टिकुलर सिलिकॉन ना होके वो साथ वाले सिलिकॉन के साथ भी शेयर हो रहा होगा। क्लियर हो गया ना पुत्र? तो जैसे लगा लीजिए 2 इधर हैं तो हम 2 इधर बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से इंटरैक्शन में हम कह सकते हैं कि एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ होगा। ठीक है जी। तो अब उस हिसाब से ड्यू टू न्यू इंटरैक्शंस इन ईच क्रिस्टल ईच एटम हेंस ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक क्रिस्टल के अंदर हर एक एटम, अगर हर एक एटम यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन की भी यूनिक पोजीशन होगी, जिसकी वजह से अब हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा इवन एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन जो सेम सब शेल में अवेलेबल हो जब वो आइसोलेटेड एटम में था। तो आइसोलेटेड एटम के अंदर आपको याद हो हम बात करते हैं सपोज 2s2 3s2, तो यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सब कुछ सिमिलर बोलते हैं, है ना? तो याद कीजिए ns2 1s2 3p6, जो भी अगर p6 के इलेक्ट्रॉन हमने बोले तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है। लेकिन ये कहता है जिस समय क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तो इवन जो सेम सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएगी और उनकी एनर्जी जो है वो स्लाइटली लेसर और ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द एनर्जी लेवल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड एटम्स। तो स्टूडेंट इसको हम और अच्छे से समझते हैं। एक सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। हालांकि सोडियम हमारा सेमीकंडक्टर नहीं है बट समझने के लिए लेट्स सपोज सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 1 मोल सोडियम लेते हैं। 1 मोल सोडियम के अंदर 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम होंगे, यानी कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लगभग 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे पुत्र। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू 1/r।
ठीक है, यानी कि जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जा रहा हूं, देखो 1/r का मतलब क्या हुआ, यहां पे r क्लोज है, 1/r की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू मैक्सिमम है ना, तो नियर बाय हो गया। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे 1/r डिक्रीज होगा, तो यानी कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो सबसे पहले हमने लिया है एग्जांपल सोडियम का, तो देखिए ये 1s 2s 2p 3s, यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए हैं इन फॉर एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है, जो डिस्क्रीट वैल्यूज हमने लेट सपोज कर ली हैं सोडियम के लिए। अब उसके बाद क्या होगा, जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा जिस समय दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो उस समय जो एनर्जी लेवल्स हैं आइसोलेटेड एटम के, उनके मुकाबले अब जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल होंगे जिस समय वो क्रिस्टल बना चुके होंगे, वो स्लाइटली डिफर करेंगे, लेसर और ग्रेटर देन दैट ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। तो लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड, इनर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अफेक्टेड, ये इफेक्ट नहीं होगा इनके ऊपर, तो इनको हम एज सच ही बना देते हैं। जनरली आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे 3s करेगा, और हम इसका भी ले लेते हैं 2s और 2p का समझने के लिए। तो सपोज करिए कुछ एनर्जी लेवल्स लो हुए, कुछ हाई हुए, कुछ लो हुए, कुछ हाई हुए, कुछ लो हुए, कुछ हाई हुए। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर यहाँ पे कितने एनर्जी लाइंस बनेगी, जैसे एनर्जी लेवल की लाइंस बनाई है ना, तो यहाँ कितनी लाइंस बनेगी, तो देखिए कितने एटम्स है आपके पास, 6 × 10⁻23, तो यानी कि 3s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज 3s1 एक इलेक्ट्रॉन है पुत्र, तो अब वो भी एक मोल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 6 × 10⁻23, यानी कि उतनी ही पॉसिबिलिटीज हो गई हैं आपके पास यहाँ पे ऐसे ऐसे नियर बाय क्लोज, ठीक है जी, लाइंस की। तो 6 × 10⁻23 एनर्जी लाइंस आर फॉर्म्ड एंड प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर विच सीन्स लाइक अ बैंड। जो आपको कैसा नजर आएगा पुत्र, बैंड की तरह। आप ये देखिए, ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी है बेसिकली खाली जगह नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से आप कह सकते हो, इस तरीके से क्या है, एनर्जी लाइंस हैं, जो कि एटम से क्रिस्टल फॉर्मेशन के दौरान फॉर्मेशन हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स और नियर बाय न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में आता है, जिसकी वजह से वहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन की यूनिक पोजीशन होती है, और वो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अब एक यूनिक एनर्जी बियर करता है, और वो एनर्जी जो है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले बिल्कुल डिफर करती है, आइदर स्लाइटली लेसर और ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इवन व्हेन प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड एटम स्टेट। इसी एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन को लेके समझे पुत्र, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर है 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो सिलिकॉन के एक एटम में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज कर लीजिए, हम सबसे पहले एक क्रिस्टल लेते हैं जिसके अंदर लेट्स सपोज कर लीजिए n एटम्स हैं सिलिकॉन के। हाउ मेनी एटम्स, n एटम्स। अब उन एटम्स n एटम्स के पास भी हर एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हो जाएंगे, 4n। ये समझ आया, 4n क्लियर हो गया पुत्र। आ जाइए, अब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स अवेलेबल इन अ सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम के पास कितने अवेलेबल होंगे एनर्जी लेवल, 8। क्यों, देखिए 3s के 2 और 3p के 6, टोटल एनर्जी लेवल्स कितने होंगे, 8। कितने भरे जाएंगे वो नहीं हम बात कर रहे, अवेलेबल कितने होंगे, s के 2 p के 6। क्लियर हो गया पुत्र। लेकिन अब सिलिकॉन क्रिस्टल, हर एक क्रिस्टल के अंदर अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं और एक एटम के पास 8 एनर्जी लेवल्स हैं, तो सिलिकॉन क्रिस्टल के पास कितने अवेलेबल एनर्जी लेवल्स होंगे, 8 × n। आउट ऑफ दिस 8n जो आपके पास अवेलेबल एनर्जी लेवल्स हैं, हाफ यानी कि 4n जो हैं दे आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, और 4n जो हैं दे आर वैकेंट बट एट अ 0 केल्विन टेम्परेचर। ये सारी कहानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे होगी। इन्हीं को, ये जो फिल्ड होंगे इनको हम बोलेंगे पुत्र एनर्जी बैंड्स। और एनर्जी बैंड आगे 2 टाइप के हैं, एक वैलेंस बैंड, इनको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड्स, और इन्हें बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड। अभी इनको और डिटेल में थोड़ी देर में समझते हैं। तो उधर इसको डायग्राम से अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी लेवल कितने हैं, 8n। हमने कहा जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी तो उनमें से 4n फिल्ड हो जाएंगे और 4n वेकेंट हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4n।
इतना ठीक है पुत्र। अब लेट्स सपोज कीजिए ग्राफ स्टडी करते हैं एनर्जी और 1/r के बीच में। सबसे पहले जिस समय आइसोलेटेड एटम है, यानी कि r बहुत ज्यादा है, दूर दूर बैठे हैं, ठीक है ना, तो आइसोलेटेड स्टेट के अंदर 2n की एनर्जी, यानी कि ये क्या लें हम 3s की एनर्जी, ये रही 3s, ये 3s है पुत्र, ये 3p है, ठीक है, उनकी अपनी एक डिस्क्रीट एनर्जी है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे भी 2 है, 2 है, 2 है, एटम्स अभी दूर दूर है, ठीक है पुत्र। सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। यहाँ पे 2 एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है, यहाँ पे 6 एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट अवेलेबल, टोटल कितने हो गए 8n जो हमने लिखा हुआ है। अब उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एटम्स ने क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन के लिए अप्रोच करना शुरू किया, यानी कि दे ब्रिंग क्लोजर टू ईच अदर, 1/r की वैल्यू अब बढ़ रही है, यानी कि r की वैल्यू कम हो रही है ना, तो वो एक दूसरे के क्लोज आने शुरू हो गए। तो यहाँ के बाद अब आप देखिए कि एनर्जी जो है वो डिफर करनी शुरू हो जाएगी। हर एक एटम, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अपनी डिफरेंट हो जाएगी ऐसे, ठीक है पुत्र। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपनी एनर्जी डिफरेंट है ऐसे, यहां तक। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। फिर जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होगी वहां पे 2 फील्ड और वेकेंट एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे या एनर्जी लेवल बन जाएंगे। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे आपके पास 3p के और 3s के, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन दे विल ट्राई टू रिमेन इन द लोअर एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि ये सारे के सारे जो हैं वो अब इधर पाएंगे, इधर यहां पे आएंगे सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो अब बैंड बनेगा या ये जो रीजन बनेगा इसी को आपने कहा है वेकेंट बैंड। और ये जो खाली बैंड पड़ा है ये है कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड्स के बीच में ये जो एनर्जी डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कि वो एनर्जी गैप जिसको भुलाया जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को आने की परमिशन नहीं मिलती है। या तो वो वैकेंट बैंड में रहेंगे, ये सारी कंडीशन कब हो रही है? जब टेम्परेचर कितना है पुत्र? 0 केल्विन। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैकेंट बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएं, और वही कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। तो पुत्र एनर्जी बैंड के केसेस में अगर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस देखें तो आप ध्यान से देखिए कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इन केस ऑफ द कंडक्टर्स वो ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है दे कैन इजीली मूव टू द कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं ओनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसके एग्जांपल सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है पुत्र, अब आ जाइए सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एग्जांपल सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ी सी एनर्जी गेन करके फ्रॉम लाइट और फ्रॉम हीट वो जंप कर जाते हैं या कर सकते हैं इनटू कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से ये उस टाइम एक्ट करने लगते हैं एज अ कंडक्टर, हेंस दे आर नेम्ड एज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अदरवाइज 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड के वो अपने बैंड में अवेलेबल होंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से कंडक्शन बैंड में करंट कंडक्ट नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन डायमंड का केस लेंगे तो उसमें एनर्जी गैप जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि अगर आपने यहाँ की इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा के कंडक्शन बैंड में लेके जाना है देन यू हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आपको हीट करना पड़ेगा सो दैट द इलेक्ट्रॉन में एक्साइट एंड रीच इनटू द कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से अब डायमंड जो है वो एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर। तो इस हिसाब से आप सिंपली कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप। एंड देयर इज अ वन मोर वर्ड दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल। फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल क्या है पुत्र?
फर्मी लेवल बेसिकली वो एनर्जी लेवल है एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की 50% होती है, यानी कि 0.5% चांसेस हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर दोनों के अंदर 50-50% इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। दैट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। और फर्मी एनर्जी क्या है? इट इज द मैक्सिमम एनर्जी maximum possible energy possessed by free electrons at a 0 Kelvin temperature। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है दैट्स कॉल्ड फर्मी एनर्जी। और फर्मी लेवल वो एनर्जी बैंड के अंदर वो लेवल है जिस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ फिलिंग द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज 50%, यानी ऑक्यूपेंसी जो है वो 50% होगी। तो यहां तक आप ये अच्छे से समझिए और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक।